हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय उज्जवल आपका स्वागत करता हूं उज्जवल क्लासेस में। आज से हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान। जहां तक हम बात करें एनसीईआरटी की, तो ये सभी स्टेट बोर्ड्स में एनसीईआरटी का सिलेबस लिया जाता है। और हम बात करें मुख्यतः राजस्थान बोर्ड की, तो राजस्थान बोर्ड में एनसीईआरटी का ही सिलेबस लिया गया है। तो हम देखते हैं विज्ञान में एनसीईआरटी के सिलेबस को कुल 1 से लेकर 16 चैप्टर्स में बांटा गया है, जिसमें मुख्यतः 1 से लेकर 5 चैप्टर शुरुआती 5 चैप्टर रासायनिक विज्ञान से लिए गए हैं तथा 6, 7, 8 एंड 9 चैप्टर जीव विज्ञान से लिए गए हैं। तथा बच्चे 10, 11, 12, 13 एंड 14 चैप्टर्स लिए गए आपके भौतिक विज्ञान से। तथा अंतिम चैप्टर 15 एंड 16 चैप्टर लिए गए हैं पर्यावरण से। तो कुल मिलाकर एनसीईआरटी के सिलेबस को 4 भागों में बांटा गया है: रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान और पर्यावरण। तो हम शुरुआती चैप्टर्स 1 से लेकर 5 अभी पढ़ने जा रहे हैं, जिन 5 चैप्टर में रासायनिक विज्ञान का प्रयोग किया गया है। हमारे रासायनिक विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। जैसा कि हम नाम से ही देख सकते हैं कि पाठ को 2 भागों में बांटा गया है: रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस पाठ के हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार है, वो किस किस भागों में बांटा गया है, उसको किस किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। और रासायनिक समीकरण में देखेंगे हम कि रासायनिक समीकरण को किस तरह से लिखा जा सकता है। आइए अब हमारे पाठ के प्रथम भाग रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जब किसी रासायनिक प्रक्रम में या तो किसी पदार्थ का क्या होगा, निर्माण होगा, या उस पदार्थ का विनाश हो जाएगा, तो वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी? रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। अब इसके टाइप को अपन आगे देखेंगे, तो हम इसकी परिभाषा लिखे तो हम ये लिख सकते हैं कि जब किसी रासायनिक परिक्रम में एक या एक से अधिक पदार्थों द्वारा एक नए पदार्थ का एक या द्वारा एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण हो, तो हम उसे क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। तो पढ़ते हैं कि जब किसी रासायनिक प्रक्रम, मतलब जब किसी की कोई रासायनिक क्रियाकलाप होगा, कोई परिक्रम होगा, तब एक या एक से अधिक कोई पदार्थ होगा, अधिक से पदार्थ होंगे, उसमें क्या होगा? परिवर्तन होगा। रासायनिक परिवर्तन हो क्या बनेगा? एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होगा, तो उसे क्या कहा जाएगा? रासायनिक अभिक्रिया कहा जाएगा। तो इस प्रक्रम को हम क्या करते हैं? नए क्रियाकलाप द्वारा समझते हैं, इसको एक क्रियाकलाप द्वारा इसको समझते हैं।
समझने के लिए हम क्या करेंगे कि एक मैग्नीशियम रिबन लेंगे। तो मैग्नीशियम रिबन लेंगे तो मान लो कि ये एक मैग्नीशियम रिबन है। मैग्नीशियम रिबन लेंगे तो मैग्नीशियम रिबन को क्या करेंगे, वायु की उपस्थिति में दहन कर देंगे। दहन कर देंगे मतलब इसको ये अपन ने जला देंगे, इसको अपन जला देंगे। तो जब इसको दहन किया जाएगा, जब किसी भी चीज को दहन किया जाता है तो मतलब उसकी किसके साथ अभिक्रिया कराई जा रही है, उसकी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई जा रही है। ये मैग्नीशियम, और मैंने बताया कि जब भी किसी चीज को दहन किया जाएगा, जलाया जाएगा, तो उसका मतलब है उसकी अभिक्रिया किसके साथ की जा रही है, ऑक्सीजन के साथ कराई जा रही है। इसको जलाने पर हमें क्या मिलेगा, जल जाएगा, उसकी राख मिलेगी। वो राख क्या होगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड होगी। तो हमने देखा कि एक से अधिक दो नए पदार्थ थे, दो अलग अलग पदार्थ थे, मैग्नीशियम अलग था, ऑक्सीजन अलग था। इन दोनों के मिलने से क्या हुआ, एक नए पदार्थ का निर्माण, उसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि दो से नए पदार्थ, दो पदार्थ जुड़े और एक नए पदार्थ का निर्माण हो गया, तो ये क्या कहलाई, रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं इसको। तो हम यह भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब किसी भी प्रक्रम में उसके रंग में परिवर्तन होगा, उसके अवस्था में परिवर्तन होगा, उसके तापमान में परिवर्तन होगा, तब भी हम कह सकते हैं कि उसमें क्या हुआ है भैया, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रासायनिक अभिक्रिया हुई है, तब भी हम कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो यह कुल मिला के रासायनिक अभिक्रिया का मोटा मोटा ढांचा है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और हम कैसे समझेंगे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी। हम आगे इसके बारे में हम और आगे जानेंगे। तो मैं इसको मिटा देता हूं। तो आइए हम देखते हैं रासायनिक समीकरण को। तो पहली बात कि हम रासायनिक समीकरण को उपयोग के लेते हैं कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस रासायनिक अभिक्रिया को एक बहुत बड़े रूप में लिखा जाता है। अगर उस बड़े रूप को बचाने के लिए, उस कार्य को कम करने के लिए हम क्या किया गया, रासायनिक समीकरण का प्रयोग लिया गया। तो हम इसे लिख सकते हैं कि रासायनिक समीकरण को प्रयोग क्यों लिया गया कि किसी भी अभिक्रिया को, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसके सूक्ष्मतम भाग में, सूक्ष्मतम रूप से लिखने का तरीका रासायनिक समीकरण कहलाता। होता है कि जब भी कोई बहुत रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसको बड़े से छोटे रूप में लिखने का तरीका रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो इसी को हम एग्जांपल में अभी देखते, जो भी अपन एक प्रयोग रासायनिक अभिक्रिया उसी को देख लेते हैं। क्योंकि उसको अपन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि मैग्नीशियम रिबिन को वायु की उपस्थिति में दहन करने पर हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्राप्ति
होती है। तो हम देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया को कितना बड़ा रूप हो गया है। तो इसी रूप को सूक्ष्मतम करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको समीकरण रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन डैश मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इतनी बड़ी अभिक्रिया को हमने केवल इतने से रूप में लिख दिया। तो इसीलिए हमने कहा कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसके सूक्ष्मतम रूप में लिखने का तरीका रासायनिक समीकरण कहलाता है। ये रासायनिक अभिक्रिया थी, कितनी बड़ी रासायनिक अभिक्रिया थी, उसको उसके छोटे से रूप में लिखने का तरीका क्या कहलाया, रासायनिक समीकरण कहलाया है। अब हम देखते हैं रासायनिक समीकरण के कितने भाग होते हैं। रासायनिक समीकरण को मूलतः दो भागों में बांटा जाता है। इसका पहला भाग होता है अभिकारक और दूसरा भाग होता है उत्पाद। वह भाग जो तीर से पहले आता है वो कहलाता है अभिकारक और वह भाग जो तीर के बाद आता है वो कहलाता है उत्पाद। या फिर हम कह सकते हैं कि जिस भाग में क्रिया होगी वो कहलाएगा अभिकारक और जो लास्ट में रिजल्ट मिलेगा वो कहलाएगा अपना उत्पाद कहलाएगा। जैसे कि हम देखें कि सेम वही एग्जांपल ले, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन डैश मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो मैग्नीशियम और प्लस ऑक्सीजन है ये क्या है अपना अभिकारक है और जो हमें रिजल्ट प्राप्त हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड को वो क्या अपना उत्पाद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं रासायनिक समीकरण को लिखने के तरीके। रासायनिक समीकरण को लिखने के तरीके। तो रासायनिक समीकरण को लिखने के तरीकों में हम देखते हैं कि रासायनिक समीकरण को कुल मिला के दो तरीकों से लिखा जा सकता है। फर्स्ट तरीका है उसमें शब्द समीकरण, शब्द समीकरण और दूसरा तरीका है क्या अपना प्रतीकात्मक समीकरण। शब्द समीकरण में हम क्या करते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसमें उपस्थित परमाणुओं यौगिकों को उसको क्या करते हैं, उसके ऊपर क्या करते हैं शब्द के रूप में, उसके शब्द नाम के शाब्दिक नाम के रूप में उनको लिखा जाता है। जैसे कि मैंने अभी फिर वो उदाहरण लेते अपन से भाई, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन डैश मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हमारा क्या शब्द समीकरण। देखो शाब्दिक रूप में लिखा है तो क्या लग रहा है शब्द समीकरण। ठीक उसी प्रकार हम देखते हैं प्रतीकात्मक समीकरण। तो कुछ नहीं है, मैग्नीशियम को उसके प्रतीक के रूप में लिखना। जैसे कि मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg और ऑक्सीजन का प्रतीक होता है O और इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रतीक हो जाएगा MgO। तो इनको इनके प्रतीकात्मक रूप से लिखने का तरीका है क्या कहलाता है, केवल प्रतीकात्मक शब्द समीकरण। प्रतीकात्मक शब्द समीकरण प्रतीकात्मक समीकरण शब्द समीकरण से भी क्या होता है सूक्ष्मतम रूप होता है, मतलब प्रतीक। हम बोले कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का सबसे सूक्ष्मतम रूप कौन सा है, तो हम कहा जाएगा कि प्रतीकात्मक शब्द समीकरण ही किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का सबसे सूक्ष्म रूप कहलाता है। तो हम देख चुके कि रासायनिक अभिक्रिया को कैसे लिखा, रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है। रासायनिक समीकरण को लिखने के दो तरीके होते हैं, मैग्नीशियम एक शब्द समीकरण और प्रतीकात्मक समीकरण। अब हम जानेंगे कुछ और रासायनिक समीकरण के बारे में।
आइए अब हम रासायनिक समीकरण के बारे में आगे जानते हैं। तो रासायनिक समीकरण के बारे में आगे जानने के लिए हम देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को हम उससे पहले हम क्या करेंगे, कुछ आगे दो नियम पढ़ेंगे, कुछ दो इंपोर्टेंट नियम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को जानने से पहले। तो पहला नियम है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और दूसरा नियम हमारा स्थिर अनुपात का नियम। ये दोनों ही नियम हमने कब पढ़े थे, पिछली क्लास 9th क्लास में हमने देखे थे, द्रव्यमान संरक्षण और स्थिर अनुपात का नियम। तो मैं इसके बारे में ज्यादा जानकारी ना लेके केवल कुछ ही बताऊंगा कि द्रव्यमान संरक्षण का होता क्या है। जब भी किसी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया प्रक्रम घटता है, तब उस अभिक्रिया में ना ही तो किसी द्रव्यमान का विनाश होता है, ना ही निर्माण होता है। अर्थात कि मैं लिखूं अभिकारक और एक तरफ लिखूं उत्पाद, तो मैं कह सकता हूं कि जो अभिकारक का द्रव्यमान है वही द्रव्यमान किसका कहलाएगा, उत्पाद का भी कहलाता है। वही द्रव्यमान अभिकारक का और वही द्रव्यमान उत्पाद का कहलाएगा। अब सेम है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या था, स्थिर अनुपात का नियम यह था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उसके उपस्थित परमाणु की कुल संख्या का अनुपात उसको उत्पाद में उपस्थित कुल परमाणु की संख्या के अनुपात के बराबर रहता है। तो मैं कह सकता हूं कि अगर इधर 3 परमाणु होंगे तो उधर भी कितने परमाणु होने चाहिए, 3 ही परमाणु होने चाहिए, परमाणु में अंतर नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों नियम हम देखेंगे। तो इस नियम के द्वारा ही हम देखते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कैसे घटी जाती है। तो हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया संतुलन। जो अभिक्रिया है, जो अभिक्रिया वो समीकरण है जो हमारे सामने निकल के आता है, वो समीकरण कहलाता है, वो समीकरण क्या होता है, असंतुलित समीकरण कहलाते हैं, जिन्हें हम कंकाली समीकरण भी कहा जाता है। तो इन कंकाली समीकरणों में होता क्या है, ना तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगता है, ना ही स्थिर अनुपात का नियम लगता है। ये दोनों नियमों का ही खंडन करते हैं। अतः जो अभी रासायनिक अभिक्रिया इन दोनों नियमों का खंडन करती है, वो रासायनिक अभिक्रिया वास्तव में इस संसार में विद्यमान नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस रासायनिक अभिक्रिया को विद्यमान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इनमें दोनों नियम लगा के, रासायनिक द्रव्यमान संरक्षण का नियम तथा स्थिर अनुपात का नियम, दोनों नियम लगा के हम क्या करते हैं, इस रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं तथा हम बताते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया किसका अनुपालन कर रही है, रासायनिक द्रव्यमान संरक्षण का भी पालन कर रही है तथा स्थिर अनुपात का भी पालन कर रही है। तो ठीक उसी प्रकार हम सेम जो हम एक ही एग्जाम्पल इधर से क्यों ले जा रहे हैं, उसका कारण बता देता हूँ। हम अगर शुरुआती टाइम में वो एग्जाम्पल, क्योंकि हमें ये एग्जाम्पल समझ में आ चुका है, हम कुछ देर तक इसी एग्जाम्पल के बारे में अध्ययन, इसी एग्जाम्पल को हर जगह यूज लेंगे, फिर धीरे धीरे हम क्या करते जाएंगे, अधिकांश सारे किताब में जितने भी एग्जाम्पल्स यूज लिए गए सारे एग्जाम्पल हम यहाँ पे बोर्ड पर ही करके देखेंगे। तो पहला एग्जाम्पल अपना वही मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन डैश मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो मैंने बोला स्थिर अनुपात का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखो ये चेक करने के लिए कि किसी भी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कंकाली समीकरण है या संतुलित समीकरण है, चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों पे नियम लगा के चेक करेंगे। नियम लगा के चेक करा कि इधर मैग्नीशियम की संख्या कितनी है, 1 है, इधर मैग्नीशियम की संख्या कितनी है, 1 है। चलो भाई मैग्नीशियम की संख्या तो समान है, मतलब यहाँ तो नियम चाल लागू हो रहा है। आगे देखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में देखते हैं तो ऑक्सीजन की संख्या 2 है और इधर M0 होता है केवल ये, और इधर देखें तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, केवल 1 है। तो इधर 2 है इधर 1 है, अर्थात मतलब क्या है, अभिक्रिया समीकरण संतुलित नहीं है। इधर 2 है इधर 1 है, समीकरण संतुलित नहीं है, अर्थात ये क्या है, कंकाली समीकरण है। कंकाली समीकरण है, कंकाली समीकरण मैंने फिर वही बताया, कंकाली समीकरण होता है क्या है, कंकाली समीकरण वह समीकरण जो वास्तव में पर्यावरण में, वास्तव में संसार में विद्यमान नहीं है, ये केवल बोर्ड पर ही लिखा जा सकता है। अगर हम इसको क्रियाकलाप में करेंगे, किसी प्रैक्टिकल लैब में करेंगे तो हमें ये चीज प्राप्त नहीं होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इस समीकरण को संतुलित करना जानेंगे, फिर बाद में जानेंगे इसको कैसे लिखा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं अभी समीकरण को स्टेप से संतुलित करना। तो स्टेप फर्स्ट,
स्टेप फर्स्ट क्या है हमारी, स्टेप फर्स्ट है हम पहले क्या करेंगे, समीकरण लिख लेंगे Mg प्लस ऑक्सीजन गैस मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमारा स्टेप फर्स्ट है। इसमें क्या करेंगे हम बॉक्स बना के इनको बंद कर लेंगे, ये हमारी स्टेप फर्स्ट है पूरी। अब स्टेप सेकंड को आगे और बढ़ेंगे हम, एक छोटी सी सारणी बनाएंगे हमारी सुविधा के लिए, छोटी सारणी होगी, इसमें परमाणु अभिकारक में परमाणु की संख्या तथा उत्पाद में परमाणु की संख्या, ये देखेंगे। ठीक है, तो परमाणु कौन कौन से पूरे विक्रम वो देखते हैं अपन। परमाणु में मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, तो मैग्नीशियम कुल कितना, अभिकारक में मैग्नीशियम देखो एक है, उत्पाद में कितना है, एक है लिख दिया। अब अभिकारक में ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 है, उत्पाद में कितनी है, 1 है। अतः अगर 1 और 2 आ गया तो मतलब सब समीकरण असंतुलित है। तो बराबर करने के लिए हम क्या करें कि हम ऑक्सीजन में इस उत्पाद में ऑक्सीजन के आगे 2 लगा दे, तो ऑक्सीजन के आगे 2 लगाएंगे तो स्टेप 3 में अपन क्या करते हैं, Mg प्लस O2 तो आगे लगा देते, तो बन गया MgO2। तो अब देखो, अब मैं इसको बिठा के वापस ऊपर लिख देता हूं। इसी को हम क्या करते हैं, स्टेप थर्ड को ऊपर लिख देते हैं, दिखने में सुविधा होगी। मैंने बिठा दिया, इसको कर दिया यहाँ पे स्टेप थर्ड, यहाँ पर 2 लगा दिया। ठीक है, अब आगे देखो, आगे हम देखेंगे तो मैग्नीशियम इधर 1 है, इधर 1 है, इधर देखो कितने हो गए, 2 हो गए, इधर कितने हो गए, अब ये मैग्नीशियम 2 हो गए। ठीक है, इधर मैग्नीशियम 1 है, इधर 2 हो गए, इधर ऑक्सीजन 2, इधर भी 2 हो गए ऑक्सीजन। देखो इधर ऑक्सीजन 2, ये 2 और 2। अगर किसी बाहर बॉक्स के बाहर ऑक्सीजन है 2 है तो वो 2 मैग्नीशियम का भी होगा और 2 ऑक्सीजन का भी होगा। और हम ये 2 यहाँ पे नहीं लगा सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर ही लगाना पड़ेगा। अब देखें तो हम अब क्या गड़बड़ी हो गई, मैग्नीशियम में गड़बड़ी हो गई। पहले मैग्नीशियम इधर 1 था, इधर भी 1 था, अब इधर 2 हो गए, इधर 1 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसके आगे भी क्या कर दे, 2 लगा दे, 2 लगा दिया। अब क्या होगा, अब देखेंगे, अब चेक करते हैं हम, मैग्नीशियम कितने 2 है, मैग्नीशियम कितने 2 है, ऑक्सीजन कितने 2 है और ऑक्सीजन कितना इधर 2 है। तो अतः हम कह सकते हैं कि अब जो हमें समीकरण प्राप्त हुआ है, स्टेप 3 प्राप्त हुई है, तो स्टेप 3 क्या प्राप्त हुई है, हमें पूर्णतः संतुलित प्राप्त हुई है। तो हम इसको लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि 2Mg प्लस O2 डैश 2MgO में अभिकारक तथा उत्पाद में कुल परमाणुओं की संख्या समान है। देखो इधर कितने 2, इधर 2 4, इधर कितने 2 और ये 2 4 बराबर है। तो हम क्या कर सकते हैं, अतः स्टेप कितना, स्टेप 4 थी, स्टेप 4 से प्राप्त समीकरण संतुलित है। अतः अगर हम अब देखें, हम तो जब भी अगर हम कोई काम करेंगे, तो हम लेबोरेटरी में काम करेंगे, तो हमें यही समीकरण इसी रूप में हमें क्या होगा, प्राप्त होगा। इसी रूप में हमें लेबोरेटरी में प्राप्त होगा, क्रियाकलाप में इसी रूप में प्राप्त होगा। तो ये हो गया तरीका। अब हम ये देख रहे हैं कि जो स्टेप 4 तक अब कोई बोले मेरे को कि भैया ये तो इतना बड़ा तरीका हो गया, कितनी देर सब करे जा रहे हैं, तो ये क्या है, शुरुआती प्रैक्टिस के लिए है। शुरुआती प्रैक्टिस के लिए क्या है, इतना बड़ा तरीका, इससे हमारे से कोई हमसे कोई मिस्टेक ना हो, गलती ना हो। जैसे जैसे हम इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे, हम क्या करते जाएंगे, दिन ब दिन इसमें एक्सपर्ट बनते जाएंगे, अच्छे बनते जाएंगे, और हम क्या करेंगे, सीधे ही रासायनिक अभिक्रिया समीकरणों को क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। तो आइए हम अब क्या करते हैं,
हम कुछ नए एग्जाम्पल्स लेते हैं और कुछ नए एग्जाम्पल्स को पढ़कर उनको सोल्व करके देखते हैं कि इन्हें कैसे सोल्व किया जा सकता है। हम कोशिश करेंगे यहाँ बोर्ड पर ही अधिकांश सारे एग्जाम्पल्स करके कोशिश करें। हम जितने अधिक एग्जाम्पल की कोशिश करेंगे उतने ही एग्जाम्पल हमारे लिए बेहतर होंगे। तो मैं तुमसे भी आपसे भी यही बोलता हूँ कि आप सभी को भी क्या करना चाहिए, इन सभी को ट्राई करके घर पर ही एग्जाम्पल को क्या करें, सोल्व करके देखें। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप जो भी समझ प्रॉब्लम आए आप कमेंट कीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।